हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी कैरियर पर। यदि आप यूपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी तक प्री और मेंस के सिलेबस को लेकर कन्फ्यूज़न है, खासकर जो लेटेस्ट सिलेबस है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जिन्हें यूपी जुडिशरी के प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस नहीं पता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो वैकेंसीज को लेकर के इंफॉर्मेशन आई है उसे देख लेते हैं। यूपी में न्यायिक सेवा अधिकारियों के चयन के लिए होने वाली पीसीएस जे भर्ती 4 साल बाद शुरू करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 300 से अधिक पदों का अध्याचन मिल चुका है। कितने पदों का? 300 से अधिक पदों का, जिसके लिए जल्द ही विज्ञापन जारी होगा। आयोग ने इससे पहले 2018 में 610 पदों के लिए अध्याचन जारी किया था, जिसकी चयन प्रक्रिया 20 जुलाई 2019 को कंप्लीट की गई। उसके बाद से आयोग ने कोई विज्ञापन अभी तक जारी नहीं किया है। हाल ही में कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा पंचम संशोधन नियमावली 2022 को मंजूरी दी है। पंचम संशोधन 2022 को मंजूरी दी है, जिसके अनुसार यूपी पीसीएस जे भर्ती के सिलेबस और आरक्षण में बदलाव किया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं सिलेबस में क्या क्या बदलाव किया गया है और कौन कौन सी नई एक्ट को ऐड किया गया है। यूपी पीसीएस सिविल जज एग्ज़ाम 2023, यह जो एग्ज़ाम है वह ऑर्गेनाइज करता है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि यूपी पीसीएस के द्वारा यह जो एग्ज़ाम है वह ऑर्गेनाइज की जाती है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 चरणों में होता है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। तो अभी तक आपने देखा ये जो एग्ज़ाम होता है सिविल जज का, वह कौन ऑर्गेनाइज करता है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से है। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है यूपी पीसीएस जे का। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल नॉलेज का, जो 150 मार्क का होता है और टाइमिंग ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स। उसी तरह से दूसरा पेपर जो होता है लॉ का होता है और ये 300 मार्क्स का होता है और इसके लिए भी ड्यूरेशन जो है 2 आवर्स का होता है। ये जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है प्रत्येक गलत आंसर पे। अगर आप एक गलत आंसर देते हैं तो आपको 1/3 यानी 0.33 मार्क्स नेगेटिव होगा। और यह जो एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव टाइप का है। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यह जो एग्ज़ाम है वह एमसीक्यू टाइप का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। अब हम देखेंगे मेंस सिलेबस। मेंस एग्ज़ाम पैटर्न, यूपी पीसीएस जे का मेंस एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या बदलाव आई है, क्या क्या चेंज हुई है, नए सिलेबस और पुराने सिलेबस में क्या डिफरेंट है। और पहले जो है यूपी पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस जो था वह उसमें 5 पेपर होती थी, जो अब बढ़ करके 6 पेपर हो गई है। कहाँ पे बढ़ा है? तो जो लैंग्वेज का पेपर होता था पेपर 2, वो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में होता था पहले, और टोटल 200 मार्क्स का होता था, जिसके लिए टाइमिंग 3 आवर्स होती थी। लेकिन अब क्या किया गया है कि हिंदी और इंग्लिश को अलग अलग पेपर बना दिया गया है, यानी कि पेपर 2 में आपका इंग्लिश हो जाएगा और पेपर 3 में आपका हिंदी हो जाएगा। और मार्क्स 100 मार्क्स का दोनों होगा और टाइमिंग 1.5 आवर्स का होगा, यानी दोनों के लिए मिलाकर के टाइमिंग वही रहेगी 3 आवर्स। तो आइए दोस्तों देखते हैं यूपी पीसीएस जे के मेंस एग्जाम पैटर्न। इसमें पहला पेपर हमारा होता है जनरल नॉलेज का। कौन सा होता है? जनरल नॉलेज का, जो 200 मार्क्स का होता है और इसके लिए टाइमिंग जो है ड्यूरेशन जो है 3 आवर्स की होती है। दूसरा पेपर होता है इंग्लिश लैंग्वेज का और ये 100 मार्क्स का होता है और टाइमिंग जो है 1.5 आवर्स दी जाएगी। और तीसरा पेपर जो है हिंदी लैंग्वेज का होगा और इसके लिए भी 1.5 आवर्स टाइमिंग दी जाएगी और ये 100 मार्क्स का होगा। ये दोनों ही अलग कर दिया गया है नए सिलेबस में। और चौथा पेपर लॉ 1 का होगा, सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ यानी लॉ 1 200 मार्क्स का होगा, ड्यूरेशन
3 आवर्स का होगा। और पेपर 5 यानी कि लॉ 2 प्रोसीड्यूर एंड एविडेंस 200 मार्क्स का और ड्यूरेशन 3 आवर्स। और फिर लास्ट और छठा पेपर है लॉ 3 यानी कि पैनल रेवेन्यू और लोकल एक्ट लोकल लॉज, ये 200 मार्क्स का होगा और इसके लिए भी टाइमिंग जो है 3 आवर्स का ही मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सिलेबस में कहाँ पर चेंजेस किया गया है और प्रत्येक पेपर में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इसे अब हम देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पेपर है जनरल नॉलेज का। मेंस का पहला पेपर क्या है? जनरल नॉलेज। पेपर 1 प्रश्न पत्र संख्या 1 समान ज्ञान, जो कि 200 अंकों का होता है। और अभी हमने देखा इसके लिए ड्यूरेशन जो है 3 आवर्स का मिलता है। तो इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ना है, आइए देखते हैं। तो यह एक सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज का प्रश्न पत्र होगा पेपर 1। इसमें हमें भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति और वर्तमान राष्ट्रीय मामले, महिलाओं एवं बालकों बालिकाओं से संबंधित अपराधों सहित सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न पत्र सम्मिलित हैं। इसमें जो है पेपर 1 में ये सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी पहले से ही थे, लेकिन इसमें इसके अलावा और भी 9 माइनर एक्ट को ऐड किया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पेपर 1 में इसके साथ साथ जो पहले का सिलेबस था उसके साथ साथ 9 नए माइनर एक्ट कौन कौन ऐड किए गए हैं। तो वो माइनर एक्ट हैं। पहला माइनर एक्ट है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। सेकंड है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007, माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007। तीसरा है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। और चौथा है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। पांचवा है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न यानी कि निवारण प्रतिषेध और प्रतिरोध अधिनियम 2013। पांचवा है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013। छठा गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994। छठा है गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994। और सातवां है गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971। आठवां है स्त्री अवशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, स्त्री अवशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। और नौवां है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के मुख्य बातों के विशेष संदर्भों में दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के मुख्य बातों से विशेष संदर्भों में दिव्यांगों तथा वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता। तो दोस्तों ये जो 9 माइनर एक्ट हैं वो आपके पेपर 1 में ऐड किए गए हैं। और इन प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उत्तर दे सकने में सक्षम होगा। यानी कि ये जो प्रश्नों की प्रकृति जो होगा वह एक समझदारी स्तर का होगा। अब हम देखेंगे पेपर 2 यानी इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज पेपर 2 में 100 मार्क्स का होगा और इसके लिए ड्यूरेशन 1.5 आवर्स का होगा। इसमें जो है 50 मार्क्स का आपको ऐसे होगा और प्रीसिस राइटिंग 30 मार्क्स का होगा और ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज
फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, और इसमें पैसेज दिया रहेगा हिंदी टू इंग्लिश में, उसे ट्रांसलेट करना होगा जो कि 20 मार्क्स का होगा। तो टोटल 50 + 30 + 20 100 मार्क्स का कंप्लीट। तो आपका पेपर 2 ओनली इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। आइए दोस्तों देखते हैं पेपर 3। पेपर 3 इसी प्रकार सेम हिंदी लैंग्वेज का होगा। इसमें भी ऐसे जो है 50 मार्क्स का होगा, और प्रीसिस राइटिंग यानी हिंदी में संक्षेपण जिसे कहते हैं वह 30 मार्क्स का होगा, और ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, और इसमें भी ट्रांसलेशन है पैसेज का इंग्लिश टू हिंदी जो 20 मार्क्स का होगा। 50 30 + 20 टोटल 100 मार्क्स। अब हम देखेंगे पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6। तो पेपर 4 जो है लॉ का पहला पेपर होता है जिसे सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। इसमें जो है कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो इसमें हमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ना है, लॉ ऑफ पार्टनरशिप, लॉ कंसर्निंग असाइनमेंट एंड टॉर्ट्स पढ़ना है, लॉ रिलेटिव टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, और हमें इसमें स्पेशली एप्लीकेबल ट्रेटो पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी विथ स्पेशल रेफरेंस टू द लॉ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ। ये सारे चैप्टर्स आपको पेपर 4 में सब्सटेंटिव लॉ के अंतर्गत पढ़ना है, और इसके साथ साथ हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये सब पढ़ना है पेपर 4 में। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं पेपर 5 में कौन कौन से पढ़ना है। तो पेपर 5 जो होता है लॉ का सेकंड पेपर होता है प्रोसीजर एंड एविडेंस। तो पेपर 5 में हमें क्या क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ एविडेंस, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग। अब हम देखेंगे पेपर 6 प्रश्न पत्र संख्या 6, जो कि यह पहले पेपर 5 के अंतर्गत ही आता था। जब लैंग्वेज का पेपर अलग अलग हिंदी इंग्लिश को डिवाइड किया गया तो पेपर 5 जो है पेपर 6 बन गया। तो पेपर 6 में नई चेंजेस किया गया है, कुछ नए बदलाव आए हैं, पेपर 6 में भी कुछ नए सेक्शन ऐड किया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुई है। पेपर 6 जो होता है वह विधि 3 दंड, राजस्व और स्थानीय विधियां होती हैं। यह जो है 200 अंकों का होता है, और इसके लिए टाइमिंग 3 आवर्स की होती है। पेपर 6 में हमें पढ़ना है भारतीय दंड संहिता IPC, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम और उत्तर प्रदेश राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम और उत्तर प्रदेश नगरीय नियोजन और विकास अधिनियम 1973, साथ ही साथ पूर्वोक्त अधिनियमों के अधीन बनाई गई नियमावलियाँ। अभी तक हमने आपको जितने भी चैप्टर, जितने भी सब्जेक्ट पेपर 6 में बताए हैं वह पेपर 5 में पहले की तरह बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें क्या क्या इसके अलावे ऐड किया गया है उसे देखते हैं। तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली विनिमयन अधिनियम 1972 को ऐड किया गया है। उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनिमयन अधिनियम 1972। फिर दूसरा है उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनिमयन अधिनियम 2021, उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनिमयन अधिनियम 2021। तो ये जो 2 माइनर एक्ट है वह पेपर 6 में ऐड किया गया है। वो 2 कौन कौन है, तो उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनिमयन अधिनियम 1972 और उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनिमयन अधिनियम 2021। ये जो है पेपर 6 में नया ऐड किया गया है। बाकी इसके अलावा पेपर 6 में आप देख सकते हैं कि जो पहले था वही अभी भी है। जैसे पहले में आप देख सकते हैं भारतीय दंड संहिता उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम 2006, यहाँ भी आप देख सकते हैं भारतीय दंड संहिता उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। बाकी जो है सबका सब पहले वाला ही है। सिर्फ जो है पेपर 6 में
2 नए माइनर एक्ट ऐड किए गए हैं। और आपको पेपर 6 में स्थानीय विधियों के प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य देने होंगे। दंड विधियों से संबंधित 50 प्रश्न होंगे, जबकि राजस्व और स्थानीय विधियों से संबंधित 150 प्रश्न होंगे। आपको जो है स्थानीय विधियों के प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य देना होगा, जरूरी देना होगा। और दंड विधियों से संबंधित टोटल 50 प्रश्न होंगे, जबकि राजस्व और स्थानीय विधियों से टोटल 150 प्रश्न होंगे, 150 अंकों का होगा। यह जो नोटिस जारी की गई है वह डॉक्टर दिवेश चतुर्वेदी अपर मुख्य सचिव के द्वारा जारी किया गया है। हमने अभी तक देखा सिलेबस के बारे में, सिलेबस में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या नए एक्ट ऐड किए गए हैं। अब हम देखेंगे आरक्षण कि इस बार जो यूपीपीसीएसजे की वैकेंसी आ रही है उसमें आरक्षण में क्या चेंजेस किया गया है। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा पंचम संशोधन नियमावली 2022 के अनुसार आरक्षण जो है वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, वन श्रेणियों के सदस्यों के लिए सेवा में पदों पर आरक्षण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण विहित करने वाले विधि के उपबंधों के अनुसार होगा। जबकि पहले जो था आरक्षण वह अधिनियम 1993 और भारतीय के समय प्रवर्तन शासन देशों के अनुसार किया जाता था। अब जो है आरक्षण विहित करने वाली विधि के उपबंधों के अनुसार होगा। इस बार भी पहले की तरह ही आरक्षण जो है दिव्यांगों के लिए 4% रखा गया है। 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया इस बार भी। उनमें से पहला जो है एक चलन क्रिया संबंधित दिव्यांगता को आरक्षण, चलन संबंधित दिव्यांगता दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार उन्हें 1% आरक्षण दिया जाएगा। और फिर उसी प्रकार से दूसरा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के संलग्न अनुसूची में दृष्टिहास के श्रेणी के अधीन निम्न दृष्टि वाले के लिए भी 1% आरक्षण का प्रावधान किया गया। उसी प्रकार से तीसरा जो है आरक्षण दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार ही श्रवण शक्ति का ह्रास श्रेणी के अधीन ऊंचा सुनने वाले व्यक्तियों के लिए भी 1% का आरक्षण। और चौथा जो है चाल अनुक्रम के आधार पर खंड 1, 2 और 3 में उल्लेखित व्यक्तियों के लिए शेष 1%। तो ये जो आरक्षण है दिव्यांगजनों का 4%, वह 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। उक्त केंद्रीय अधिनियम धारा 34 की उपधारा 1 खंड घ में उल्लेखित मानक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों के लिए रोस्टर बिंदु पर लिखित श्रेणी 1 से 3 में अभ्यर्थियों के लिए उसी क्रम में आवंटित किए जाएंगे, परंतु यह निम्नलिखित शारीरिक क्रियाकलाप करने में समर्थ अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। मतलब कहा गया है कि वैसे अभ्यर्थी ही पात्र होंगे आरक्षण के लिए जो अपना शारीरिक क्रियाकलाप खुद से कर लेते हों, जैसे बैठकर निष्पादित कार्य, खड़े होकर निष्पादित कार्य, और इसके अलावा चलकर, देखकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर ऐसे निष्पादित कार्य खुद से वो कर लेते हैं, तो उन्हें यह आरक्षण का प्रावधान दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपका जो सिलेबस को लेकर कन्फ्यूज़न था, आरक्षण को लेकर जो कन्फ्यूज़न था, सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुए है, इन सब चीज़ों को लेकर के आपका जो कन्फ्यूज़न था, अगर वो कन्फ्यूज़न दूर हो गया है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।